चैप्टर चल रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं। जैसा इसके नाम के अनुसार है कि प्रकाश से क्या प्राप्त करनी है, आपको विद्युत प्राप्त करनी है, और वो आपको मालूम है कि हो गई थी विद्युत प्राप्त कि जब किसी वस्तु, धातु या पदार्थ पर पर्याप्त ऊर्जा या आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण या इनकी गति के कारण एक विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को क्या नाम दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये हमने देख लिया था। अब इसमें कुछ प्रयोग आपको पढ़ने हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को पूरा समझने के लिए हम एक प्रयोग पढ़ेंगे, और नाम है मिलिकन लेनार्ड प्रयोग। मिलिकन लेनार्ड प्रयोग, ठीक है। इससे पहले भी प्रयोग हैं, हॉलबॉक्स का प्रयोग, हर्ट्ज का प्रयोग, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। हमारे बोर्ड की दृष्टि से उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। किसको पढ़ेंगे हम लोग, मिलिकन लेनार्ड प्रयोग को, जिससे आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी जो भी और घटनाएं होती हैं, ये मान लीजिए कि आगे के चैप्टर का 50% एरिया जो है वो कौन बनाएगा, मिलिकन लेनार्ड प्रयोग। ये प्रयोग ख़त्म हुआ या इसके जो घटनाएं हैं वो प्रभाव ख़त्म हुए और आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो मिलिकन लेनार्ड प्रयोग समझिए। हमने एक निर्वात नलिका ले ली। ये क्या है, स्टार्टिंग से आप देखते जाना, ये है आपकी निर्वात नलिका, ठीक है। निर्वात नलिका, इसके मतलब कोई माध्यम अंदर उपस्थित नहीं है, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए। क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड। एक ये इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, इसको नाम दिया कैथोड, और एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर ले लिया, इसको नाम दिया हमने क्या, एनोड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है, कैथोड, और राइट हैंड साइड में क्या है, एनोड है। इसको कैथोड और एनोड को यहाँ पर हमने किसी बैटरी या विभवांतर से जोड़ लिया। बैटरी से अगर मैंने इसको कनेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है। कुंजी बुंजी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी नहीं अपने को, ऐसा कोई ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। माइनस और प्लस यही होता है बैटरी के पास में। जो छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव हो गया, और बड़ी वाली जो लाइन है वो किसको दिखा रही है, धनात्मक टर्मिनल को। छोटी वाली लाइन ऋणात्मक टर्मिनल और बड़ी वाली लाइन धनात्मक टर्मिनल को। तो ये हमने बैटरी लगा दी। क्या इसका काम है क्या नहीं, वो तो अपन बाद में देखेंगे। अभी आप व्यवस्था बना रहे हैं। एक निर्वात नलिका ले ली हम लोगों ने, और निर्वात नलिका के अंदर एक कैथोड और एक एनोड ले लिया। अब ये जो कैथोड है, इसके बारे में आप पहली लाइन याद करिए कि कैथोड जो है ये प्रकाशग्राही पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ होता है, प्रकाशग्राही पदार्थ होता है। प्रकाशग्राही पदार्थ का मतलब है कि प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके। प्रकाश द्वारा ऊर्जा ग्रहण करके वो पदार्थ क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। तो ये कैसा पदार्थ है आपका, प्रकाश सुग्राही पदार्थ है। यानी प्रकाश इसके अंदर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है इस तरीके से। देखिए आगे, तो कैथोड लिया, एक एनोड लिया, इस तरीके की व्यवस्था बना ली। यहाँ हमने कोई प्रकाश स्रोत ले लिया। ये क्या है हमारे पास में, प्रकाश स्रोत, जहाँ से हमें प्रकाश या फोटोन क्या होंगे, प्राप्त होंगे। सीधा सा मकसद है, आपको मिलिकन लेनार्ड के भी दिमाग में कम्प्लीटली क्लियर है इस समय पे कि भाई आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में क्या हुआ था, हमें कोई वस्तु लेनी है, धातु लेनी है, पदार्थ लेना है, उसके ऊपर क्या आपतित कराना है, प्रकाश आपतित कराना है, उससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना है, और जो हमें इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उनसे धारा प्राप्त होगी, उसको मेजर कर लेना है, और वही क्या हो जाएगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश स्रोत क्यों लिया गया, आपको मालूम है कि हमको फोटोन गिराने हैं, तो फोटोन कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, प्रकाश स्रोत काम में ले लिया, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत से और प्रकाश आप आपतित कराओगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब कैथोड की अगर हम लोग बात करें, अब कैथोड क्या है भाई, कोई पदार्थ ही है, और हमने कहा कि प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, तो ज़्यादातर हम इसको कौन सा लेंगे, कोई धातु काम में ली जाती है यहाँ पे,
मोस्टली यहाँ पर क्या काम मिली जाती है, कोई धातु। वैसे टर्मिनल जो है वो कैथोड एनोड किसके बनाए जाते हैं, धातुओं के। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक धातु ले लिया, कैथोड ले लिया, इसके ऊपर प्रकाश आपतित कराऊंगा। यहाँ से हमें जो प्रकाश मिलेगा या यहाँ से जो हमें फोटोन मिलेंगे, इन फोटोनों के पास में प्रत्येक मान की ऊर्जा होगी। प्रत्येक मान की क्या होगी, ऊर्जा। मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इनके पास में क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। 0 हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कह लो, चाहे हम जूल में कह लो, ठीक है। तो वो मात्रक तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लेके चलते हैं। तो यहाँ इन फोटोनों के पास में 0 से लेकर के अनंत मान तक की क्या होती है, ऊर्जाएँ होती हैं। तो और इस धातु का या इस पदार्थ का एक कार्यफलन निश्चित है या नहीं है, बताओ। कल हमने बात कही थी कि वस्तु या धातु जो है उसका एक निश्चित क्या होता है, कार्यफलन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर ऊर्जा पर ही या निश्चित ऊर्जा पर ही वो अपने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर सकता है, उससे कम ऊर्जा के फोटोनों से वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं करेगा। ये अपने बात क्लियर हो गई थी। तो इसके पास में कार्यफलन होगा नहीं होगा, निश्चित ऊर्जा होगी नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ से हमने फोटोन या प्रकाश या ऊर्जा या आपतित कराना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या, हम देखें सर, प्रत्येक मान की यहाँ से ऊर्जा आएगी, तो हर मान की ऊर्जा तो बाहर निकाल नहीं सकती। तो कल हमने बात कर ली थी कि अगर ऊर्जा यहाँ से गिर रही है और ये ऊर्जा वस्तु के कार्यफलन से कम हुई, अगर ऊर्जा का मान वस्तु के कार्यफलन से क्या हुआ, कम हुआ, सॉरी कार्यफलन ज़्यादा हुआ और ऊर्जा क्या हो गई, कम हुई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा क्या, सर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। और ऊर्जा हमने बढ़ाई, अगर ऊर्जा का मान फाई के बराबर हो गया, आपतित प्रकाश या आपतित फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा जो है वो वस्तु के या धातु के कार्यफलन के क्या हो गई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। और आपको बताया था कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना रहेगा, वो विराम स्थिति में रहेगा, वो गति नहीं करेगा, क्योंकि उसका वेग या चाल कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब अगर ऊर्जा का मान और बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, कार्यफलन कम रह गया, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा भी और गति भी करेगा। और गति करेगा तो धारा मिलेगी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन गति करेगा या इसका मतलब है आवेश प्रवाह करेगा, तो अपने को क्या मिल जाएगी, एक धारा प्राप्त हो जाएगी। और उस धारा को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश विद्युत धारा। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, प्रकाश विद्युत धारा। उसको हम लोग IP से डिनोट कर देंगे इस तरीके से। तो समझ में आया नहीं है, यहाँ से हम क्या प्रक्रिया करने वाले हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो जब कैथोड पर पर्याप्त ऊर्जा, क्यों समझ में आ रहा है आपको, पर्याप्त ऊर्जा क्यों बोला जा रहा है कि जब E लेस देन 5 रहेगा तब तक सर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं मिलेगी। प्रकाश विद्युत धारा जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोग घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं कह सकते। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होने के लिए क्या जरूरी है भाई, कि या तो प्रकाश की ऊर्जा फोटोन की कार्यफलन के बराबर हो, या फिर उससे क्या हो, अधिक हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से प्रकाश स्रोत से इसके ऊपर फोटोन गिराया हमने, या प्रकाश गिराया यहाँ से प्रत्येक ऊर्जा का हमारे पास में फोटोन प्राप्त हुआ था। यहाँ से कौन निकल जाएंगे बताइए, इलेक्ट्रॉन। अब आइंस्टीन के अनुसार, सेकंड पॉइंट है, आइंस्टीन के अनुसार जो एक फोटोन होता है, एक पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, एक पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो एक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। अब आपको ये बात तो क्लियर है कि अगर फोटोन की ऊर्जा पर्याप्त नहीं हुई तो फिर वो एक भी नहीं निकाल पाएगा, ये बात भी है ना। ये मत समझ लेना कि भले, हाँ पहले मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी तो एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पर्याप्त ऊर्जा के जब हम लोग फोटोन गिराएंगे तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या होगा, वेग होगा। इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या होगा, कुछ ऊर्जा। बताया था कल आपको कि प्रकाश गिराते हैं, ऊर्जा गिराते हैं, तो कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब कार्यफलन को समाप्त करने में, और कुछ ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा उपलब्ध कराती है। तो इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा, इसका मतलब वेग होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई वेग जिनके पास में केवल बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले गए अपनी ऊर्जा से,
और धारा का क्या कर लिया, प्रवाहन, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो गया तो क्या मिल जाएगी, हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन कुछ ही इलेक्ट्रॉन गए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जिनकी ऊर्जा क्या है बेटा, कम है, जिनका वेग 0 है, स्वयं की गतिज ऊर्जा से वो कैथोड से एनोड तक नहीं जा पाए। तो कैथोड से एनोड तक कुछ इलेक्ट्रॉन जो चले गए उनका परिपथ पूर्ण हो गया और उन्होंने क्या कर ली, धारा का प्रवाहन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने बैटरी लगा रखी है, कैसे लगाया कि कैथोड को किस पर रखा गया है, धन विभव पर, एनोड को किस पर लिया गया है, ऋण विभव पर। तो एक बार अगर मैं इसको उल्टा करके ये देख रहा हूँ कि देखिए कैथोड को मैंने किस पर ले लिया, नेगेटिव पर, और एनोड को किस पर ले लिया है मैंने, पॉजिटिव पर। तो कैथोड के ऊपर क्या आएगा, माइनस, कैथोड के ऊपर कौन सा विभव आएगा बैटरी से, और एनोड पर क्या आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव ये जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करती है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा मेरे कहने का मतलब कैथोड और एनोड के बीच में। तो उस विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगा, कैथोड से, कैथोड से गति करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब ये कैथोड बैटरी जो हमने लगाई है, ये बैटरी जिन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा नहीं थी उनको प्रतिकर्षित करके या उनको बल लगा करके इधर भेजेगा, नहीं भेजेगा। तो पहले हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्राप्त हो रही थी, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्राप्त हो रही थी जो जिनके पास खुद का वेग था, गतिज ऊर्जा थी, और वो कैथोड से एनोड तक जा रहे थे। अब क्या हुआ कि हमने अगर बैटरी को लगा दिया, और बैटरी को कैसे लगाया गया है कि कैथोड किस पर है, नेगेटिव पे, और एनोड किस पर है, पॉजिटिव पे। तो इस स्थिति में कैथोड पर और एनोड के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके कारण जिन इलेक्ट्रॉनों के पास स्वयं की गतिज ऊर्जा नहीं होती, जिनका वेग 0 होता है, वे भी कहाँ चले जाएंगे बताइए, कैथोड से। तो कैथोड से एनोड के भी इलेक्ट्रॉन भी अगर जाएंगे तो इस स्थिति में धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पहले आपको इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही मिल रही थी धारा, अब वो इलेक्ट्रॉन भी चले गए जिनकी गतिज ऊर्जा 0 थी या वेग 0 था, तो धारा बढ़ी नहीं बढ़ी। क्योंकि आप धारा जानते हो I बराबर Q अपॉन में क्या होता है भाई, और Q को हम लोग NE भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है या प्रवाहित हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सर आवेश, प्रवाहित आवेश बढ़ेगा, प्रवाहित आवेश बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। क्लियर आ गया, क्या समझ में आ गया। चलिए कैसी बैटरी लगाई है आपने भाई, कैथोड के ऊपर माइनस लिया था, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर आपने लिया था माइनस और एनोड के ऊपर क्या लिया था बेटा। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव लेने पर। पढ़ने का तरीका क्या है इसका, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव लेने पर, धन विभव लेने पर, ठीक है। परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस स्थिति में वे इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड की ओर चले जाते हैं जिनकी स्वयं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है या जिनका वेग क्या होता है, शून्य होता है। वे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और धारा के प्रवाह में भाग ले लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता नहीं बढ़ता। क्लियर है आपको। सर अगर हम कैथोड के सापेक्ष एनोड पर माइनस विभव ले लेते तब क्या होता, तब घबराइए मत, पूरे विभवांतर का प्रभाव पड़ेंगे हम लोग कि ये हमने पढ़ लिया, नेगेटिव का भी पढ़ेंगे और अगर बैटरी नहीं लगाते तो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपके विभवांतर का ही प्रभाव। पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, विभवांतर का प्रभाव। हटा दूँ इसको, प्रकाश विद्युत धारा मिल गई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कंप्लीट हो गई। पहला पॉइंट है हमारे पास में क्या, बैटरी या विभवांतर का प्रभाव। पहला क्या है हमारे पास में, तो बैटरी या विभवांतर का प्रभाव हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा ऊर्जा, प्रकाश का स्रोत का जो है इसका इफेक्ट देखेंगे। पहले प्रकाश का, इसका क्या क्या परिवर्तन किस किस से कर सकता है। तो प्रकाश के पास में क्या क्या है, दो चीज़ें हैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाई हैं। एक तो है प्रकाश के पास में क्या, आवृत्ति, और एक इसके पास में है तीव्रता। एक तो क्या है आवृत्ति और एक क्या है प्रकाश स्रोत से जो फोटोन आ रहा है या प्रकाश आ रहा है उसके पास में दो प्रॉपर्टीज हैं, आवृत्ति और तीव्रता, जिनका हमें प्रभाव इस पूरी घटना के अंदर देखना है। तो एक बार तो पढ़ूंगा आवृत्ति का प्रभाव, एक बार पढ़ूंगा तो पहले तीव्रता का प्रभाव पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास में क्या, तीव्रता का प्रभाव।
आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो कणीय प्रकृति में, क्योंकि फोटोन आ रहा है और फोटोन क्या कणीय प्रकृति, तीव्रता क्या होती है बताइए। तो आपको मालूम होगा फोटोनों की संख्या। कणीय प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता बोला जाता है फोटोनों की संख्या को, और शायद आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तीव्रता यानी कि प्रकाश फोटोनों की संख्या बढ़ाओगे आप। और कौन, अच्छा अब तीव्रता का प्रभाव देख रहा हूँ तो आप आवृत्ति को क्या रखिए भाई, नियत रखिए। आवृत्ति को क्या रखना पड़ेगा अपने को, और ऐसी हमने आवृत्ति निश्चित कर दी है कि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल सकती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल मतलब पर्याप्त ऊर्जा हमने कर दी, यानी कि पर्याप्त आवृत्ति तो पर्याप्त कर दी हमने, और उसको क्या कर दिया है, नियत कर दिया है। उसका प्रभाव हम देख नहीं रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालेगा। कोई भी फोटोन आए वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने अभी आपको बताया एक फोटोन क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा। हाँ, अब ध्यान रखना, देखो बार बार नहीं बताऊंगा कि अब ये फोटोन कौन सा है भाई, पर्याप्त ऊर्जा वाला है, पर्याप्त आवृत्ति वाला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आवृत्ति का प्रभाव नहीं देख रहा हूँ, तो आवृत्ति मैंने निश्चित कर दी, ऐसी आवृत्ति मैंने कर दी है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है। ठीक, तो एक फोटोन क्या करेगा, एक फोटोन क्या करेगा, अच्छा दो फोटोन गिराओगे तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन फोटोन गिराओगे तो जैसे जैसे फोटोनों की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रेगुलर लगातार फोटोनों की संख्या अगर बढ़ाते जाओगे तो कंटिन्यूसली फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती जाएगी, अच्छा बढ़ती जाएगी। तो बेटा आई बराबर आप जानते हो क्यू अपॉन में क्या होता है, क्यू को मैंने अभी लिखा था एन ई अपॉन में, ये लिख दिया। तो एन अगर लगातार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो धारा का मान क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है कि फोटोनों की संख्या अगर बढ़ाओगे या प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाओगे तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, प्रकाश तो लगातार बढ़ता जाएगा, डालते जाओ फोटोन निकलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यही कंसेप्ट है, और धारा बढ़ती जाएगी। एक मान पर आकर के इस पदार्थ से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई, बाहर निकल गए। उसके बाद अगर आप तीव्रता बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा क्या, अगर इस धातु में 100 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 100 के 100 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया और 100 के कारण मैंने धारा प्राप्त कर ली। इसके बाद अगर मैं फोटोन गिराऊंगा इसके ऊपर तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या, माना है मैंने 100 इलेक्ट्रॉन, मैं कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो धातु में इलेक्ट्रॉनों की समाप्ति होगी। उसके बाद अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या, है ही नहीं, तो निकालेगा कहाँ से। उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम हो गया नहीं हो गया, जितने भी वस्तु के अंदर धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन थे सबके कारण धारा प्राप्त हो चुकी है, तो वो शायद परिपथ की अधिकतम धारा होगी नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान क्या ऐसा हो जाएगा बेटा, अधिकतम हो जाएगा। और इस प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को बोला जाता है संतृप्त धारा। कौन सी धारा बोला जाता है, तो संतृप्त धारा किसे कहोगे आप, प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, संतृप्त सैचुरेशन मतलब अधिकतम वाली स्थिति को बोला जाता है सैचुरेशन। ठीक है, तो संतृप्त धारा क्लियर हो जाएगा क्या, कैसे प्राप्त होगी संतृप्त धारा, कहाँ से प्राप्त हुई भाई, यानी फोटोनों की, तो तीव्रता का आना किस पर, संतृप्त धारा का आना किस पर डिपेंड करेगा, या फिर समझ में आया नहीं आया, हो जाएगा। तो कभी प्रकाश विद्युत धारा और अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ तीव्रता के बीच में, इधर तीव्रता है और इधर क्या है संतृप्त धारा यानी कि IS, या मैं कहूँ प्रकाश विद्युत धारा IP, तो तीव्रता अगर बढ़ाते जाओगे तो संतृप्त धारा का मान क्या हो जाएगा, या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा प्रकाश धारा का मान, और इस एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा अधिकतम, ये क्या हो गया आपके पास में संतृप्त बिंदु हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचा जा सकता है या नहीं खींचा जा सकता, कैसा रिलेशन होता है, अरे भाई एक भी फोटोन नहीं गिराओगे, एक भी फोटोन नहीं गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धारा ही नहीं आएगी। ठीक है, तो संतृप्त धारा किस पर निर्भर करती है, फोटोनों की संख्या पर या फिर आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की। समझ में आया कि नहीं आया, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव क्लियर है आपको। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता कब बढ़ती है, फोटोनों की
तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। और एक मान पर बढ़ते बढ़ते प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्लियर है आपको संतृप्त धारा तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा किसका प्रभाव, तीव्रता का प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आवृत्ति और विभवांतर का प्रभाव हम लोग नहीं देखेंगे, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे आवर्ती का प्रभाव, सेकंड पॉइंट। आगे पढ़ते हैं हम लोग आवर्ती का प्रभाव, आपतित प्रकाश की आवर्ती का प्रभाव। ठीक है, आवर्ती कहाँ है, तो आपको पता है कि प्रकाश जो यहाँ से आपतित हो रहा है या फोटोन यहाँ से आपतित हो रहा है, उसकी ऊर्जा होती है E बराबर h म्यू। तो आवर्ती जो है अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्ती अगर घटाएंगे तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। अब ये ऊर्जा क्या काम करती है समझिए। अब हम आवृत्ति का प्रभाव देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए तीव्रता का मान हमने नियत कर लिया है। तीव्रता का मान क्या कर लिया है, नियत कर लिया है। ठीक है सर। तो देखिए एक कोई वस्तु हो गई या एक पदार्थ हो गया, इसका कार्यफलन हम लोगों ने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जाम्पल के बेस पे हमने इसको क्या मान लिया कि इस धातु का या कैथोड का कार्यफलन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसके ऊपर और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कुछ ना कुछ इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित इसकी आवर्ती भी आएगी। आपको मालूम है कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाई बराबर एच म्यू नॉट। तो फाई का मान 5 इलेक्ट्रॉन रख करके मैं म्यू नॉट निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इससे संबंधित जो आपकी आवृत्ति है वो हमने क्या मान लिया है, म्यू नॉट है। चलिए ठीक है, वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं। अब यहाँ से ऊर्जा मैंने गिराई, ये ऊर्जा हो गई, ये कार्यफलन हो गया फाई। अगर इस ऊर्जा का मान कार्यफलन के मान से कम होता है, अगर इस ऊर्जा का मान कार्यफलन के मान से कम होता है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है। अच्छा, ऊर्जा यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एच म्यू, और कार्यफलन यानी कि मैं कह सकता हूँ एच म्यू नॉट। तो एच तो आपका दोनों तरफ है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या है बताइए कि म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। म्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, म्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। तो बताइए एक कंडीशन आपको क्या मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन कब निष्कासित नहीं हो रहा, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, हम आवृत्ति का प्रभाव देख रहे हैं। तो पहला प्रभाव तो ये देखेंगे कि हर कोई आवृत्ति उससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न नहीं होगी। ये क्लियर है अपने को। अब अगर हम लोग आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान अगर बढ़ जाएगा तो ये ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी। अगर इसकी ऊर्जा यदि कहें कि ऊर्जा का मान अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, कि कार्यफलन भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊर्जा भी कितनी है, तो सर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं आवृत्ति बढ़ा करके और ऊर्जा का मान बढ़ाऊंगा, अब ऊर्जा का मान जो है वो कार्यफलन से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो ये ऊर्जा किससे बढ़ रही है भाई, आवृत्ति से बढ़ रही है। ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ा करके मैंने ऊर्जा का मान बढ़ा लिया तो ऊर्जा का मान कार्यफलन से क्या हो गया, ज़्यादा। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। और साथ में इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी बताइए, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। जैसे कल आपको याद है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है। हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अगर प्रकाश गिराया था तो गतिज ऊर्जा कितनी मिली थी, 0। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश गिराऊंगा तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, 1। अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश गिराऊंगा तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 0 से 2 की तरफ जाना एक तरीके से गतिज ऊर्जा बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, और इधर 5 से 7 की तरफ जाना आपका क्या हो गया, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। और अभी अभी हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ऊर्जा का मान कैसे बढ़ा सकते हो आप आपतित प्रकाश की। आपने ऊर्जा बढ़ाई होगी, ऊर्जा बढ़ाई है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आपने क्या बढ़ाया है। तो आप अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ाते हो तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ये किस पर निर्भर कर रही है भाई? आपतित प्रकाश की। और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना किस पर निर्भर कर रहा है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। कहा ना पहली कंडीशन यही तो पढ़ाई थी आपको कि अगर आवृत्ति पर्याप्त नहीं हुई तो ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी, और ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालने का कार्य किसका है? आवृत्ति का। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम किसने किया? और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गया उसके बाद उसको गतिज ऊर्जा देने का काम किसने किया? आवृत्ति ने किया। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, आपतित प्रकाश की अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रखा है, कोई दिक्कत आएगी क्या? तो ये कह सकता हूँ कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्लियर हो जाएगा क्या? अब हमने तीव्रता नियत कर रखी है। तीव्रता क्या कर रखी है? तो एक बात बताइए कि हमने मान लीजिए कि 10 फोटोन ही हमको गिराने हैं। कितने फोटोन गिराने हैं हमको? फोटोन तो 10 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे भाई? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, कंसेप्ट भूल गए क्या? तो 10 फोटोन पर्याप्त ऊर्जा की आप गिरा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 10 ही बाहर निकलेंगे। अब इन 10 फोटोनों की अगर मैं ऊर्जा, आपको मालूम है कि आवृत्ति परिवर्तित कर रहा हूँ, तो एक ही कुछ आवृत्ति, एक ही कुछ आवृत्ति, एक ही कुछ आवृत्ति, आवृत्ति बदल बदल के गिराऊंगा तो क्या होगा कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास वेग ही नहीं होगा, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हो सकता है उसके पास गतिज ऊर्जा सब खूब बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के पास में कम हो सकता है नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके पास, किसी के पास गतिज ऊर्जा होगी, किसी के पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी, या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन बन सकती है। अच्छा, धारा आपको कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण मिलेगी? 10 के कारण मिलेगी। 11 इलेक्ट्रॉन के कारण मिल सकती है क्या? हमने तीव्रता नियत कर दी थी, तो क्या ये आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 कर सकती है क्या? अगर मैं फोटोन 10 गिरा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? क्या ये आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी क्या? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, फोटोनों की संख्या थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। 10 फोटोन अगर गिराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर फर्क पड़ता है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता। तो I बराबर Q/T, और Q का मान Ne/T। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या धारा का मान बढ़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो धारा का मान भी नहीं बढ़ेगा। तो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है यह धारा के मान पर कोई प्रभाव, समझ में आ रहा है क्या? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान पर कोई प्रभाव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन, संतृप्त धारा आएगी क्या? सर कैसी बात करते हो, जब धारा ही नहीं आ रही उसके आने से, धारा ही नहीं बढ़ रही बदल रही, तो संतृप्त धारा डिपेंड कर सकती है क्या? तो संतृप्त धारा किस पर निर्भर नहीं करती? हाँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की। तो आवृत्ति का प्रभाव आपको समझ में आया नहीं आया? आवृत्ति परिवर्तित करने पर क्या होता है कि सर आवृत्ति परिवर्तित करेंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। प्रकाश विद्युत धारा के मान पर कोई प्रभाव, धारा किससे बढ़ाई जा सकती है? I बराबर Q/Ne/, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से परिवर्तित होगा नहीं आवृत्ति बढ़ाने से, तो धारा के मान पर कोई प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का कोई प्रभाव, समझ में आ रहा है क्या? हो जाएगा ये। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे विभवांतर का प्रभाव। अब पढ़ेंगे हम लोग विभवांतर का प्रभाव। ये हमने कैथोड मान लिया और इधर हमने क्या मान रखा है? एनोड हमने मान लिया। कैथोड और एनोड के मध्य अब विभवांतर का प्रभाव देखा जा रहा है। तो यहाँ से हमने प्रकाश गिरा लिया, फोटोन गिरा लिया हमने, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिए। ठीक है सर, यानी कि यहाँ से प्रकाश स्रोत से हमने फोटोन गिरा करके इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर लिया है। अब हमें आवृत्ति और तीव्रता से कोई मतलब, आवृत्ति और तीव्रता अधिकतम कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आवृत्ति तो आपको मालूम है कि 0 से लेकर के सर वो तो इन्फाइनाइट तो कुछ भी हो सकती है। प्रकाश स्रोत है तो वहाँ से तो हर ऊर्जा का आपको फोटोन मिलेगा, हर ऊर्जा का फोटोन मिलेगा, तो हर आवृत्ति का ही फोटोन मिलेगा। तीव्रता हमने क्या कर दी? निश्चित कर दी, मान लो भले अधिकतम हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विभवांतर का प्रभाव। पहली कंडीशन आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, समझिए। कैथोड पर क्या लिया है? नेगेटिव। एनोड पर क्या लिया है? कैथोड पर क्या लिया? एनोड पर क्या लिया? समझ में आया? कैथोड के सापेक्ष एनोड पर बेटा कौन सा विभव लिया गया है? धन विभव। पढ़ने का तरीका मैंने बताया था आपको।
कैथोड के सापेक्ष एनोड पर कौन सा विभव लिया गया है? धन विभव लिया गया है। कोई दिक्कत है क्या? विभवांतर उत्पन्न होगा नहीं होगा? तो विभवांतर उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित हो रखे हैं, समझ रहे मेरी बात आप ध्यान से। इन इलेक्ट्रॉनों के पास में किसी के पास वेग है, किसी के पास वेग नहीं है। पढ़ने का तरीका समझ लो। कारण क्या है कि अगर मैंने एनोड के सापेक्ष कैथोड लिख दिया ना तो उल्टा हो जाएगा जस्ट। इसलिए अभी तरीका आप समझ लो कि पढ़ना क्या है हमको। कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष क्या लिया गया है अभी। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं सब इनके पास में किसी के पास वेग है, किसी के पास वेग नहीं है। सभी प्रकार के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सभी गतिज ऊर्जा के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा था कि स्वयं की जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो तो स्वयं की गतिज ऊर्जा से कहाँ पहुँच जाएंगे? कैथोड से एनोड की ओर पहुँच जाएंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास में बेटा वेग नहीं है, जिनकी गतिज ऊर्जा 0 है या नगण्य है, जो कैथोड से एनोड की ओर नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये विभवांतर क्या करेगा? पहुंचा देगा। विभवांतर क्या होगा? देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो बल कहाँ लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? कैथोड से। कहाँ जाएगा? कैथोड से। तो कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जिनका वेग क्या है बेटा? नगण्य है, या जिनकी गतिज ऊर्जा नगण्य है, वो इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर के कारण कैथोड से कहाँ पहुँच जाएंगे और धारा का प्रवाह करेंगे नहीं करेंगे? कंफर्म हो गया। तो क्या हुआ बताओ? धारा का मान बढ़ा के घटा? सर पहले तो जब ये नहीं लगाऊंगा, पहले मतलब ये जब ये, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी स्वयं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, उस गतिज ऊर्जा से वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे। लेकिन अगर मैंने कैथोड के सापेक्ष एनोड पर क्या ले लिया? धन विभव ले लिया है। तो इस स्थिति में वे इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड की ओर चले जाते हैं जिनकी स्वयं की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, या गतिज ऊर्जा नगण्य हो या शून्य हो। समझ में आगे नहीं आ गया? तो वो भी धारा के अंदर, प्रवाह के अंदर भाग ले लेंगे और धारा का मान क्या कर देंगे? तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? कौन सी स्थिति में भाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जब कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव का मान बढ़ाया जाता है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्वयं की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है या शून्य होती है, वे भी कैथोड से एनोड की ओर गतिशील और धारा के प्रवाह में भाग ले लेते हैं। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं अपने को, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सर अगर ये बैटरी नहीं लगाएं तो क्या होगा? बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मत लगाओ ना भाई, कौन मना कर रहा है तुम्हें? लो मत लगाओ। क्या होगा बताओ? अगर बैटरी नहीं लगाई तो ना तो कैथोड के ऊपर जो है नेगेटिव आएगा, ना पॉजिटिव आएगा, और ना एनोड के ऊपर कोई विभव आएगा। इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या बोल दूंगा कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर क्या रखा जा रहा है? 0 विभव। क्या रखा जा रहा है? जब कैथोड के सापेक्ष एनोड पर शून्य विभव रखा जाता है, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी वो तो जाएंगे, वो तो जा ही रहे होंगे, उनको थोड़ी विभव ने भेजा था, तो वो तो स्वयं की गतिज ऊर्जा से जाएंगे और धारा का प्रवाह करेंगे। इसका मतलब विभवांतर बेटा 0, फिर भी धारा आ रही है। सही बात है गलत बात है? आएगी नहीं आएगी? आएगी सर, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा से तो कैथोड से एनोड की ओर पहुंच जाएंगे और परिपथ पूर्ण करके धारा का प्रवाहन। तो विभवांतर को जब 0 रखा जाता है तब भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्राप्त होती है। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान नॉट इक्वल टू 0। विभवांतर इज इक्वल टू 0 बट धारा इज नॉट इक्वल टू। विभवांतर जो है वो 0 है लेकिन प्रकाश विद्युत धारा का मान 0। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जब विभवांतर को शून्य विभव पर रखा जाता है तो भी परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है क्या? हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब विभवांतर 0 होगा तो धारा भी 0 होगी। ऐसा कहाँ हुआ करता था? ओम के नियम में। याद है कि आपको 10th क्लास वाला? ओम के नियम में विभवांतर 0 तो धारा भी, विभवांतर कुछ है तो धारा भी आएगी, ऐसा चलता था। हाँ, तो वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पर विभवांतर 0 है लेकिन धारा 0 नहीं है।
ये सेकंड पॉइंट याद हो जाएगा आपको। जब कैथोड के सापेक्ष एनोड पर शून्य विभव रखा जाता है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा से कैथोड से एनोड की ओर पहुंच जाते हैं और परिपथ को पूर्ण करके धारा का प्रवाहन कर देते हैं। ठीक है, अब बचा कौन? एक बच गया सर। अब आप उल्टा कर दीजिए, कैथोड पर प्लस लेके बताइए और एनोड पर क्या लीजिए? माइनस। एनोड पर क्या ले लिया और कैथोड पर क्या ले लिया? पढ़ेंगे क्या? कैथोड के सापेक्ष एनोड पर ऋण विभव लेने पर। समझ में आ गया? एक बार जीरो वाले विभव को याद कर लिया आपने। कुछ हो रहा है, जीरो विभव था, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे नहीं जा रहे? कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? चलो मान लो कि कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से अपनी स्वयं की गतिज ऊर्जा से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर। ठीक है सर, कब है ये स्थिति? तो जब विभव क्या है? अब मैंने विभव कैसा ले लिया? अब मैंने सर कैथोड के सापेक्ष एनोड पर जो है ऋण विभव ले लिया है। कैथोड के सापेक्ष एनोड पर कौन सा विभव ले लिया है? ऋण विभव ले लिया। ठीक है सर, यहाँ पर क्या ले लिया? माइनस। यहाँ पर क्या ले लिया? हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र मैंने कहा भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर उत्पन्न होता है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो उधर जा रहा है उसके ऊपर बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र जिधर जा रहा था उससे विपरीत दिशा में लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये जो विद्युत क्षेत्र, ये विभवांतर है, ये क्या काम करेगा? जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको रोकने का काम करेगा, नहीं करेगा? रोकने का काम करेगा, नहीं करेगा? तो जैसे मैंने नेगेटिव लगाया, मान लो 4 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन रुक गया जिसकी गति ऊर्जा कम थी, जा तो रहा था लेकिन इन सब में कम थी, रुक गया बेचारा। अब पहले 4 के कारण धारा मिल रही थी मान लो, तो अब 3 के कारण मिल रही है, धारा का मान क्या हुआ भाई? हुआ नहीं हुआ? अब मैंने अगर इस नेगेटिव का मान और बढ़ा दिया, मतलब मैंने इस तरीके से यहाँ से नेगेटिव का मान क्या कर दिया? बैटरी अभिवांतर अगर मैंने बढ़ा दिया, कैथोड के सापेक्ष एनोड के ऊपर अगर ऋण विभव का मान बढ़ाऊंगा, अब क्या होगा? एक आध इलेक्ट्रॉन बेचारा और रुक जाएगा, धारा का मान और घटा नहीं घटा। निरंतर अगर कैथोड के सापेक्ष एनोड पर नेगेटिव बढ़ाता जाऊंगा, नेगेटिव बढ़ाता जाऊंगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे ये रुकते जाएंगे और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अच्छा, एक स्थिति ऐसी आएगी, लगातार जब बढ़ा रहा हूँ, एक स्थिति ऐसी आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का था और कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, वो भी रुकेगा, नहीं रुकेगा? एक विभव पर आकर के, एक नेगेटिव विभव पर आकर के जो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जा रहा था वो भी वो भी अगर रुक जाएगा तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, जिस ऋणात्मक विभव पर, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर जिस ऋणात्मक विभव पर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, मतलब प्रकाश विद्युत धारा 0 हो गई, उस विभव को बोला जाता है निरोधी विभव। उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नाम याद करो फटाफट, किसको बोला जाता है? जिस पर प्रकाश विद्युत धारा कितनी हो गई? ध्यान रखना बेटा। अब इसके बाद तो अब मैं नेगेटिव कितना ही बढ़ाऊँ, 0 रहेगी नहीं रहेगी? तो जिस पर धारा 0 प्रारंभ हुई है, जिस पर धारा 0 हुई है, स्टार्ट मतलब धारा 0 हुई है, जिस पर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वापस लौट गया या रुक गया एनोड पर आने से, उस विभव को क्या बोला जाता है? समझ में आया नहीं आया? डेफिनेशन बोल दूं, कैथोड के सापेक्ष एनोड पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो 5 नेगेटिव -5 वोल्ट पे स्टार्ट हो गया, अब इसके बाद तो कितना ही बढ़ाऊंगा तो समझ में आ रहा है क्या? तो 0 ही आएगा। तो इन सब में कम कौन हुआ? आगे नहीं आ गया? तो वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आया समझ में नहीं आया? तो वापस से परिभाषा बोलिए सर। कैथोड के सापेक्ष एनोड पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हो जाएगा। आप ढंग से लिख के आओगे तो क्या लिख के आओगे सर? कैथोड के सापेक्ष जब एनोड पर ऋण विभव लिया जाता है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है और एक निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर 0, उस विभव को, न्यूनतम ऋणात्मक विभव को ही क्या कहा जाता है? आगे समझ में नहीं आया? अब इस निरोधी विभव ने किया क्या? सर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को वापस भेज दिया,
जो इलेक्ट्रॉन अपनी स्वयं की सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा से कैथोड से एनोड जा रहा था उसको भी वापस भेजा नहीं भेजा। और ये क्या है, विभव। क्या बढ़ा रहे हैं हम, विभव बढ़ा रहे हैं। तो विभव ने क्या किया होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वापस भेजने के लिए कार्य किया होगा। क्या किया होगा भाई, और विभव द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे, तो सर विभव द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो V बराबर होता है W/Q। विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, पड़ा होगा बचपन में, बचपन खराब है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ से W अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ सर, Q × V आएगा, नहीं आएगा। निरोधी विभव वाली कंडीशन के लिए अगर बात करूँगा तो W बराबर आ जाएगा Q, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश काम करेगा। ये कौन, किसको रोका उसने, कौन, आवेश तो उसी का काम मिलूंगा ना, इलेक्ट्रॉन को रोका बेटा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। अच्छा विभव आ गया नहीं आ गया, सर अच्छा विभव है, नाम भी बहुत अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा नाम देते हैं इसको V0। V तो सर सभी आ जाते हैं उसमें, तो ये स्पेशल है तो इसको क्या बना दिया, ये कौन है V0, कौन है ये कौन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये क्या है, किसके द्वारा किया गया, निरोधी विभव द्वारा किया गया, निरोधी विभव द्वारा किया गया, निरोधी विभव द्वारा किया गया। किसको वापस भेजने में, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा के, समझा क्या। तो निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य का मान इस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है इसके बराबर होगा, नहीं होगा। अरे इसके बराबर होगा तभी तो उसको रोक पाया, समझ में आ गया क्या, मतलब उसको रोक दिया, उसको वापस कर दिया। तो निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य का मान उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता, नहीं होता। आया समझ में, नहीं आया। निरोधी विभव बराबर नहीं होता, ध्यान रखना, निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है किसके, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के। इन सभी इलेक्ट्रॉनों में जो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का था ना, तब आया था निरोधी विभव। समझ में आ गया, नहीं आया। तो कार्य बराबर होता है, निरोधी विभव स्वयं बराबर नहीं होता। तो क्या लिख दोगे आज के बाद में कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू है ये बराबर होती है किसके, निरोधी विभव के द्वारा किए गए, हाँ निरोधी विभव नहीं, निरोधी विभव द्वारा किए गए। तो कभी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम पूछा जाएगा तो V0 लिख दूंगा। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कंफर्म आ गया, पक्का आ गया। मतलब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा, ऐसा। ये सूत्र तो ये बता रहा है कि सर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम ऊर्जा का था जो चला गया, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो निरोधी विभव को और ज़्यादा कार्य करना पड़ता। सही बात है ना। अब निरोधी विभव को ज़्यादा कार्य करना पड़ता मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा आती, और इसकी वैल्यू में ये तो कांस्टेंट बढ़ा हुआ है, तो बढ़ता कौन भाई, तो इसका मतलब गति ऊर्जा ज़्यादा होती तो निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाता। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी निरोधी विभव उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा, नहीं होगा। अब ये गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करी थी, आवर्ती वाले प्रभाव में पड़ा, किसके ऊपर, आवर्ती पर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे, नहीं पड़ा क्या, आवृत्ति बढ़ाओगे प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। भूल गए होंगे तुम तो, नहीं बोले ना। हाँ, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर कौन बढ़ता है, निरोधी विभव बढ़ता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की। नहीं समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, समस्या। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।